दोस्तों ये वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले भी हम लोग 3 वीडियो कर चुके हैं और इसके बाद भी दोस्तों 2-3 वीडियो करेंगे। अगर दोस्तों आप इन सभी वीडियो को देख लेते हो तो दोस्तों मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका 35 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किए तब, और अगर आप पढ़ाई किए तो दोस्तों आपका तो 100% कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, 8 से 10 मिनट का वीडियो को रहने देंगे। चलिए दोस्तों, निम्न में से कौन बीजांड का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओव्यूल? दोस्तों आप लोग बताइए निम्न में से कौन बीजांड का भाग नहीं है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इंडोथेसियम। इंडोथेसियम दोस्तों वो बीजांड का भाग नहीं होता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पूछा भी है। हु इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स? तो दोस्तों अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? सेकंड का दोस्तों आपका राइट आंसर होगा मेंडल। तो अनुवांशिकी के जनक को कहा जाता है मेंडल। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्न में से कौन जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? दोस्तों विच वन इज द हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी? तो दोस्तों निम्न में से कौन जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी राइट आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वेस्टर्न घाट। तो कौन सा घाट है दोस्तों? कौन है? वेस्टर्न घाट जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपका, एक पारिस्थितिक तंत्र में इनमें से मनुष्य किस पोषी स्तर के अंतर्गत आता है? दोस्तों एक इकोसिस्टम में यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में मनुष्य जो है वो किस पोषी अंतर्गत यानी कि किस पोषी स्तर के अंतर्गत आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रॉफिक लेवल ऑफ मैन इन इकोसिस्टम? तो दोस्तों 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वभक्षी। तो मनुष्य जो है पारिस्थितिक तंत्र में सर्वभक्षी कैटेगरी में आता है, यानी कि इसी के अंतर्गत आता है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपका, चिड़ियों के द्वारा परागन कहलाता है? दोस्तों पोलिनेशन बाय बर्ड इज कॉल्ड। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी चिड़ियों के द्वारा परागन क्या कहलाता है? आप लोग कमेंट कीजिए जल्द से जल्द। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, ऑर्निथोफिली दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी। यहां पर देखिए 6 क्वेश्चन आपको कहता है एमआरएनए का निर्माण होता है। दोस्तों आप लोग बताइए एमआरएनए का निर्माण कहां पर होता है? दोस्तों आप लोग बताइए किसमें होता है? 6 का दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्रक में यानी कि न्यूक्लियस में। तो एमआरएनए का निर्माण जो है वो केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस में होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो इंग्लिश मीडियम है वो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, मैं यहाँ पर हिंदी वाले को ज्यादा प्रेफर कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल प्रदूषक का सूचक जीव है। दोस्तों जल प्रदूषक का सूचक जीव कौन है? इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन इज। तो दोस्तों 7 का आपका राइट आंसर होगा ई कोलाई। ई कोलाई जो है दोस्तों वो है जल प्रदूषक का सूचक जीव। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण की माप इकाई है। दोस्तों आप लोग बताइए नॉइज पोल्यूशन इज मेजर्ड इन। तो दोस्तों ध्वनि प्रदूषण की माप इकाई किसे कहते हैं? डेसिबल को। यह क्वेश्चन मैं दोस्तों आपको पिछले वीडियो में कराया भी हूं, फैथम को या फिर नैनोमीटर को, हर्ट्ज को। तो दोस्तों 8 का आपका राइट आंसर होगा ए, डेसिबल को। तो ध्वनि प्रदूषण की माप इकाई है डेसिबल। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अंड समुच्चय बना होता है। दोस्तों अंड समुच्चय जो है वो किसका बना होता है? किससे बना होता है? अंड कोशिका से या फिर सहायक कोशिका से। एग अपार्टस कंसिस्ट ऑफ दोस्तों एग सेल या फिर दोस्तों सिनर्जिड्स। तो दोस्तों 9 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों यानी कि क एवं ख दोनों। तो अंड कोशिका से भी बना होता है और सहायक कोशिका से भी बना होता है आपका अंड समुच्चय। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 को दोस्तों यहाँ पर कह रहा है इनमें से किसे जंग डीएनए कहा जाता है? दोस्तों आप लोग बताइए इनमें से किसे जंग डीएनए कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड जंग डीएनए? तो दोस्तों 10 का आपका राइट आंसर होगा, ध्यान से देखिए आप लोग, बी, नॉन कोडिंग क्रम, नॉन कोडिंग सीक्वेंस। तो दोस्तों नॉन कोडिंग क्रम को जो है हम लोग डीएनए यानी कि जंग डीएनए कहते हैं। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपका, एक वन तालाब पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड रहता है। आपको पूछ रहा है पिरामिड ऑफ एनर्जी इन अ पोंड यानी कि तालाब, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, इकोसिस्टम। तो दोस्तों यहां से पहले आपको कह रहा है कि एक वन तालाब पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड रहता है। कैसा? सीधा रहता है, उल्टा रहता है? दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराया भी हूं, लेकिन फिर भी मैं दोस्तों आपको आंसर बता रहा हूं। इसका राइट आंसर होगा सदैव सीधा। तो एक वन तालाब पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है, ऑलवेज अपराइट यानी कि सीधा। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, इनमें से किसे एंटीबायोटिक की खोज सर्वप्रथम की? दोस्तों आपको यहां पर कह रहा है कि किसने एंटीबायोटिक की खोज सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले किया? विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट? दोस्तों उसका नाम क्या था? तो 12 का दोस्तों आपका राइट आंसर होगा डी, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक की खोज सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले की थी, डिस्कवर्ड पेनिसिलिन आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेनिसिलियम में जनन होता है। आप लोग बताइए पेनिसिलियम में रिप्रोड्यूस जो होता है वो किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा, खंडन के द्वारा या फिर जेम्युलस के द्वारा? तो दोस्तों 13 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोनिडिया द्वारा यानी कि कोनिडिया द्वारा। तो पेनिसिलियम में जनन होता है कोनिडिया द्वारा। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, मेंडल ने प्रतिपादित किया। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आता भी होगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेंडल जो है वो क्या प्रतिपादित किया था यानी कि मेंडल प्रपोज्ड। तो दोस्तों 14 का राइट आंसर आपका
डी, क एवं ख दोनों यानी कि पृथक्करण भी और अपूर्ण प्रभाविता भी। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों आपका होगा सॉरी प्रभाविता और पृथक्करण यानी कि क ख दोनों दोस्तों। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रभाविता भी और पृथक्करण भी किया था मेंडल ने प्रतिपादित। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अप्रभावी गुणों वाले समय युग्मजी जनक के साथ F1 पीढ़ी के जीवों का संकरण कहलाता है। दोस्तों आपको यहां पर पूछ रहा है अप्रभावी गुणों वाले समय युग्मजी जनक के साथ F1 पीढ़ी के जीवों का संकरण क्या कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है आप लोग कमेंट करेंगे जल्द से जल्द इसका आंसर। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, परीक्षार्थ संकरण। परीक्षार्थ संकरण दोस्तों यानी कि टेस्ट क्रॉस, इसको इंग्लिश में कहते हैं, यही कहलाता है संकरण यानी कि जीवों में संकरण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, वेरी वेरी वीवीआई इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा का पिरामिड होता है दोस्तों, बताइए ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। ऊर्जा का पिरामिड दोस्तों कैसा होता है, सदैव उल्टा सदैव सीधा। ये क्वेश्चन में दोस्तों आपको कराया भी हूं। 16 का दोस्तों राइट आंसर होगा बी, सदैव सीधा। तो ऊर्जा का पिरामिड जो है वो हमेशा सीधा होता है। 16 का दोस्तों क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी, सदैव सीधा। चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको ये नहीं लगाना सी, बहुत कुछ क्या करता है ये दोनों को देख करके सोचता है कि सी होगा, क्योंकि कभी कभी होता है नहीं दोस्तों, कभी कभी ये गलत हो जाएगा आपका। जो कंफर्म आंसर रहेगा उसी को आप लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, रविश जिसको हम लोग कहते हैं कोलोस्ट्रम में कई प्रकार के डैश समाहित होते हैं, नवजात शिशु में प्रतिरोधर्म उत्पन्न करते हैं। दोस्तों यहाँ आपको कह रहा है रविश, ध्यान से पढ़िए, रविश कोलेस्ट्रॉम में कई प्रकार के डैश समाहित होते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करते हैं। दोस्तों वो क्या है, डैश समीत जो होते हैं रवि यानी कि कोलेस्ट्रॉम में, वो दोस्तों क्या है। 17 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिरक्षी, जिसको हम लोग कहते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी दोस्तों होता है बच्चे के अंदर, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि किसमें, रविश कोलेस्ट्रॉम में कई प्रकार के प्रतिरक्षी तत्व होते हैं, समाहित होते हैं, जिससे नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपका काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। गर्भावस्था के दौरान गर्भ की पहली गतिशील किस माह में देखा जाता है। दोस्तों आपको यहां पर कह रहा है जब प्रेगनेंसी के दौरान यानी कि गर्भावस्था के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता किस माह में यानी कि कौन से महीने में दिखा जाता है, तीसरे माह में, चौथे माह में, कौन से महीने में। तो दोस्तों 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5वें माह में। तो गर्भावस्था के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता जो है वो 5वें माह में दिखाया जाता है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, शिशु के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है। दोस्तों आप लोग बताइए शिशु के जो लिंग का निर्धारण है वो किसके द्वारा होता है, पिता के द्वारा, माता के द्वारा या फिर दोनों के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका 19 का ए, पिता के द्वारा। हम लोग क्या करते हैं, अगर बेटा बेटी होता तो दोस्तों हम लोग माता को ये करते हैं, लेकिन नहीं, पिता के द्वारा ही आपका लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, आप लोग ये देखिएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ बेबीज, तो दोस्तों फादर, क्योंकि पिताजी का होता है XY और मम्मी XX, ठीक है, माता का XX और पिता का XY। तो दोस्तों इसी से X निकल गया और इसका भी X निकल गया, तो बेटी इसका अगर Y निकल गया, इसका भी X निकल, इसका तो हमेशा X ही निकलेगा क्योंकि दोनों X है। तो दोस्तों Y निकल गया तो बेटा, X निकल गया तो बेटी। ठीक है, तो पिता जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपका 8 से 16 कोरक खंडों, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स वाले भ्रूण को कहते हैं। 8 से 16 कोरक खंडों ब्लास्टोमियर्स वाले भ्रूण को कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। 20 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, तुतक यानी कि मारूला। तुतक यानी कि मारूला दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। द एम्ब्रॉय विद 8 to 16 ब्लास्टोमर्स इज कॉल्ड, क्या है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, मोरूला। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, शुक्राणु में अग्रपुंज यानी कि एक्रोजोम का निर्माण किससे होता है। दोस्तों शुक्राणु में अग्रपुंज एक्रोजोम का निर्माण किससे होता है, सेंट्रोसोम से, गोल्जी बॉडी से या फिर केंद्रक से। तो दोस्तों 21 का आपका राइट आंसर होगा बी, गोल्जी बॉडी से। ठीक है, गोल्गी बॉडी भी इसको बोलते हैं या फिर गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। तो आपका शुक्राणु में अग्रपुंज का जो निर्माण होता है वो गोल्जी बॉडी से होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, एड्स का पूर्ण रूप है। दोस्तों ये क्वेश्चन लगभग बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, इजी है लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट, आप लोगों को कंफ्यूजन होना, आप लोग ध्यान से देखिए। 22 का राइट आंसर होगा आपका, देखिए यहाँ पर आपको देखिए दोस्तों, सबसे पहले बता दे रहा हूं, अगर आप हिंदी मीडियम में या फिर इंग्लिश मीडियम में, तो दोस्तों जब भी आपको फुल फॉर्म पूछे तो आप इंग्लिश मीडियम में ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में आपको वर्ड ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों एड्स का जो पूर्ण रूप है वो 22 का राइट आंसर क्या होगा आपका, एक्वायर इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। स्पेलिंग भी आप देख लीजिए, एक्वायर इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, विल्सन कोष का कार्य है। दोस्तों आप लोग बताइए विल्सन कोष का कार्य क्या होता है। दोस्तों आप लोग बताइए, 23 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, विल्सन के तापमान को शरीर के तापमान से कम रखना। तो विल्सन कोष का जो काम होता है वो होता है विल्सन के तापमान यानी कि टेम्परेचर विल्सन का शरीर के तापमान से हमेशा कम रहता है, यही विल्सन कोष का काम है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में भी आपको कराया हूं, विच ऑफ द स्टडी इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसके अध्ययन को हम लोग ऑन्कोलॉजी कहते हैं, मलेरिया, फाइलेरिया या फिर कुष्ठ। तो दोस्तों 24 का आपका राइट आंसर डी, फाइलेरिया। वहां पर दोस्तों पिछले वीडियो में ये ऑप्शन सी में था, यहाँ पर डी में, लेकिन दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, फाइलेरिया। तो फाइलेरिया जो हम लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, इसी को हम लोग ऑन्कोलॉजी कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर आपका क्या 25, संयोजी उत्तक में होने वाले कैंसर को क्या कहते हैं दोस्तों? कैंसर अफेक्टिंग कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड। तो संयोजी उत्तक में होने वाले कैंसर को क्या कहते हैं आप लोग बताइए? सार्कोमा या फिर लिम्फोमा दोस्तों क्या कहते हैं? 25 का दोस्तों राइट आंसर होगा ए सार्कोमा। क्या कहते हैं दोस्तों? सार्कोमा कहते हैं संयोजी उत्तक में होने वाले कैंसर को। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आईजीएम एंटीबॉडी पाया जाता है दोस्तों, आप लोग बताइए आईजीएम एंटीबॉडी जो है वह कहां पर पाया जाता है? आप लोग बताइए, सीरम में, रक्त में या फिर लार में? दोस्तों 26 का राइट आंसर होगा आपका रक्त में। तो आईजीएम एंटीबॉडी जो है वह खून में पाया जाता है, यानी कि ब्लड में दोस्तों आपका पाया जाता है, रक्त में। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आपका, निम्नलिखित में से किसे रोग में कीट रोग वाहक होता है? दोस्तों आपको यहां पर पूछा है निम्नलिखित में से किस रोग में कीट रोग वाहक होता है? तो दोस्तों 27 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मलेरिया। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, जो बिल्कुल भी नहीं पा रहा है कम से कम उसका कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद भी 4-5 वीडियो अपलोड होगा, जो कि मैं वीडियो के शुरू में बताया, आप लोग अगर देख लीजिएगा दोस्तों तो 35 मार्क्स से आपका कोई नहीं रोक सकता, 35, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 का राइट आंसर क्या आपको बता दिया, मलेरिया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है? आपको कह रहा है दोस्तों प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है? हाउ मेनी पेप्टाइड चेन्स आर फाउंड इन ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल? तो दोस्तों 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। कितने पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है दोस्तों? 2। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए थे, और भी लेके आएंगे क्वेश्चन दोस्तों। वीडियो को काफी लंबा नहीं बनाएंगे, आप लोग छोटा छोटा वीडियो को 1 घंटा का सब मिला करके दोस्तों 1 घंटा का वीडियो होगा, आप लोग देख लीजिएगा। 100% उम्मीद है दोस्तों 35 मार्क्स आपका आ जाएगा। अगर आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग को मालूम होगा, इसी तरह का क्वेश्चन जो है अक्सर आपको पूछा जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए और फोड़ते रहिए, और दोस्तों एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कीजिए।